हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका, जिसके कार्यपत्रक संख्या 1 से लेकर के 23 तक का अध्ययन हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये कार्यपत्रक नंबर 24, जो आनुवंशिकता एवं जैव विकास पर आधारित है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के लाभदायक वीडियो, उपयोगी वीडियो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और ये वर्कबुक कार्य पुस्तिका जो राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी होने वाली है। आप इन कार्य पत्रकों का अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए, जिससे आपकी तैयारी है वो अच्छी हो सके। तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यपत्रक, जिसका पहला प्रश्न है, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? यदि हाँ अथवा नहीं तो क्यों? तो एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग है वो नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इनकी मूल संरचना अलग अलग होती है और इनकी उत्पत्ति भी समान नहीं होती। ना ही तो इनकी उत्पत्ति एक समान होती, ना ही इनकी जो संरचना है, मूल संरचना है वो एक जैसी होती है। इसलिए हम इसको समजात अंग है वो नहीं बोल सकते। अगला प्रश्न है, चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख में समवर्ती अंग है, तो कैसे? तो देखो, इनके पंख उड़ने में मदद करते हैं, किंतु इनकी संरचना में अंतर होता है। चमगादड़ और पक्षी के पंख उड़ने में मदद करते हैं दोनों की, लेकिन संरचना दोनों की अलग अलग है। अतः इनके अंग उत्पत्ति में भिन्न होते हुए भी समान कार्य करते हैं, अतः ये समवर्ती अंग कहलाते हैं। मतलब इनके उत्पत्ति एक जैसी नहीं है, लेकिन दोनों उड़ने का काम करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें हम समवर्ती अंग है वो कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो मेंडल ने क्या किया, जब मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे पे प्रयोग किए, तो लंबे पौधे को कैपिटल टी से, वो बौने पौधे को स्मॉल टी का संकरण कराया आपस में। तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में सभी पौधे वो क्या हो गए थे, लंबे प्राप्त हुए, और बोनापन है वो प्रदर्शित नहीं हुआ, क्योंकि यह अप्रभावी था। और जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पिता से प्राप्त युग्मक अक्ष गुणसूत्र द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज में संतान के रूप में किसका जन्म होगा? तो इसमें किसका होगा? लड़की का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा, क्योंकि पिता है उसमें कौन से होते हैं? अक्ष और वाई होते हैं, और माता में अक्ष होते हैं। तो अगर पिता से अक्ष आएगा तो लड़की होगी, और पिता से वाई आएगा तो क्या होगा? लड़का होगा। अगला प्रश्न है, एक लंबे पौधे कैपिटल टी का क्रॉस एक बौने पौधे से करवाए जाने पर प्राप्त होने वाली संतति लंबेपन का लक्षण प्रदर्शित करती है। क्यों? क्योंकि जो लंबापन होता है एक प्रभावी लक्षण है, इसलिए वो प्रकट करते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण है वो प्रकट नहीं होते। इसी के साथ ही हमारी वर्कशीट नंबर 20, अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 25 पर। वर्कशीट नंबर 25, जिसका पहला प्रश्न है, मानव के लिंग निर्धारण का चित्र आरेख बनाना है। तो मादा उसमें युग्मक कौन कौन से होते हैं? अक्ष होते हैं मादा में, पुरुष में अक्ष वाई होते हैं। अब संतति बनेगी तो देखो, अक्ष वाई और अक्ष। इस तरीके से हम रेखा चित्र वो बना सकते हैं, जो लिंग का निर्धारण करता है। लिंग के निर्धारण में पिता से आने वाले गुणसूत्र है वो निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, जॉन ग्रेगर मेंडल का संक्षिप्त परिचय देना है। हमारी पुस्तक में इसका परिचय विस्तृत दे रखा है, आप वहां से देखकर भी लिख सकते हैं। कुछ छोटा मोटा परिचय हमने दिया है, क्योंकि इसमें जगह कम है। इन्होंने आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल है, उसको क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में हुई थी।
इन्होंने अनुवांशिकी से संबंधित प्रयोग किए। वह प्रयोग के लिए उद्यान मटर पायसम सेटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम प्रयोग किया और अनुवांशिकी के 3 उपयोगी नियम है वो इन्होंने दिए। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतः पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला प्रश्न है जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप में क्या अंतर है। तो लक्षण प्रारूप क्या आते हैं, यह आकार, रंग, स्वभाव को व्यक्त करता है। यह वातावरण में से प्रभावित होता है। यह वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। क्योंकि जीन प्रारूप है वो जीनी संगठन होता है व्यक्ति का, यह वातावरण में अप्रभावी होता है। जीन प्रारूप जीवन भर एक समान रहता है यानी बदलता नहीं है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 25 भी होती है कंप्लीट। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 26 पर। साथियों, आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अंग समजात व कौन से समवर्ती अंग है। तो देखो, हाथी की सूंड और चिंपैंजी का हाथ है वो समवर्ती अंग है। चिड़िया के पंख और चमगादड़ के पंख है वो समवर्ती अंग है। मनुष्य के नाखून और बिल्ली का पंजा सब क्या है, समवर्ती अंग है जो एक ही तरीके का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है मेंडल द्वारा दिया गया पृथक्करण का नियम क्या है। तो मेंडल का पृथक्करण नियम क्या है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों का एक ही जाति के दो पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1PD में प्राप्त संकरण पौधे में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब F1PD में जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो लक्षण प्रकट नहीं होते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न, डार्विन ने किस सिद्धांत की परिकल्पना की थी। तो डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत उसकी परिकल्पना है की थी। अगला प्रश्न है जीवाश्म क्या है। जीवाश्म कालांतर में यानी कई वर्षों पहले वनस्पति और जीवों के मृत अवशेष जो चट्टानों में परिवर्तित हो गए उसे ही जीवाश्म कहते हैं। वनस्पति, पेड़ पौधे या जीवों के मृत अवशेष थे वो चट्टानों में बदल गए, उन्हीं हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अगला प्रश्न है अलिंगी गुणसूत्र क्या है। मानव में कितने अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। अलिंगी गुणसूत्र एक लिंगी गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं और अलिंगी गुणसूत्र है लिंग का निर्धारण नहीं करते। तो मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े। उनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र है वो क्या होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र ही होते हैं। और 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण या लिंगी गुणसूत्र उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है समजात एवं समवर्ती अंगों में अंतर। तो समजात ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति संरचना में समान व कार्य भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ व गाय के आगे वाले पांव। समवर्ती अंग संरचना उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य करने में समान होते हैं। तितली और चमगादड़ के पंख ये समवर्ती अंग कहलाते हैं। इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 26 पूर्ण होती है। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 27 पर। वर्कशीट नंबर 27 प्रकाश और परावर्तन अपवर्तन पर आधारित। इसका पहला प्रश्न है प्रकाश के वेग का मान। तो वेग का मान कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, सर्वाधिक होता है और ये एक नियतांक है। नेत्र की सहसंबंधन क्षमता किसे कहते हैं। नेत्र की सहसंबंधन क्षमता क्या होती है, वह क्षमता जिसके कारण आंख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट व दूर की वस्तु को रेटिना पर फोकसित करता है, वह सहसंबंधन क्षमता कहलाती है। दर्पण व लेंस में अंतर। दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है और लेंस है वो प्रकाश को आर पार यानी अपवर्तित करता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, मानव नेत्र में उभयतल लेंस होता है, अर्थात दोनों तरफों से गोल होता है, उभयतल लेंस है वो होता है। अगला प्रश्न है निम्न की परिभाषा देनी। वक्र लेंस की वक्रता केंद्र क्या होता है। लेंस की सतह जिसके गोले का वह भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है ऐसा बिंदु जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष
कि समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। रेटिना पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उल्टा और वास्तविक बनता है। दैसे दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ करते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा दिखता है। दर्पण की सभी दूरियां किस बिंदु से मापी जाती है? तो ध्रुव से। दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट नंबर 27 भी पूर्ण होती है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नए वीडियो में नए कार्यपत्रकों के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही उपयोगी वीडियो हम इस पे डालते रहते हैं। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।